मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ सुमेश सिंह और वही आपका प्यारा फेवरेट चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। 6 मंथ पहले से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, आपका सपोर्ट मिलते गया और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जैसे आपका सपोर्ट मिल रहा है वैसे कारवां भी और बहुत आगे तक जाएगा और ये मुझे आशा है कि आप मुझे हर संभव और हमेशा आप मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा मैं अकेले किसी काम को नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप बिल्कुल अपना सपोर्ट मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ थैंक्स। अल्कोहल फिनॉल और ईथर का हम लोगों ने कंप्लीट किया है अबाउट पहले हम लोगों ने उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट किया, देन आफ्टर नोमेनक्लेचर पूरा फाइनल किया, देन आफ्टर क्लासिफिकेशन एंड टुडे वी स्टार्ट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। दैट्स टॉपिक वी डिस्कस विच आर रिलेटेड विथ योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, योर नीट एंड योर जेईई। प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं बट कलर से रिलेटेड, ठीक है, या फिर उससे मास से रिलेटेड हम बातें नहीं करने वाले हैं। हम बातें वही करने वाले हैं जो टू द पॉइंट हो और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपके जेईई के एग्जाम के लिए, जो आपके नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे 3 फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड डेंसिटी, सेकेंड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स फर्स्ट मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड इज कॉल्ड डेंसिटी एंड थर्ड इज कॉल्ड सॉल्विटी। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और सॉल्विटी, यही 3 टॉपिक है जिससे कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इसलिए हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में बॉइलिंग पॉइंट से या सॉल्विटी से रिलेटेड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड अपने वेपर स्टेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, उसका हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सॉल्यूशन में यही डिफिनीशन चेंज कर जाता है, वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ना है। बॉइलिंग पॉइंट हाउ कैन चेंजेस, बॉइलिंग पॉइंट हाउ कैन डिपेंडेंट अपॉन विच अपॉन द फैक्टर्स। अल्कोहल और फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर्स पे क्या करते हैं, डिपेंड्स करते हैं। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल देयर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज कॉल्ड मास, सेकंड इज कॉल्ड साइज एंड थर्ड इज कॉल्ड ब्रांचिंग। अल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट्स 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिसमें पहले का नाम क्या होता है, मास, दूसरे का नाम क्या होता है, साइज, और तीसरे का नाम क्या होता है, ब्रांचिंग। यही 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या करता है, डिपेंड करता है। और अल्कोहल फिनॉल ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो आप देखोगे जनरली उसके जो बॉइलिंग पॉइंट होती है यही 3 फैक्टर्स पे जनरली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द मास। पहले हम लोग बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे मास पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो इसके पहले आपने हेलो अल्केन अगर मुझसे मेरे लेक्चर्स को देखा होगा तो वी टॉक अबाउट दैट व्हेन इंक्रीज इन मास देन द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो भी इंक्रीजेज। जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है वैसे वैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरली क्या करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। सो वी कैन सी दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब कि जब मास इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन रिटन दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to mass, which is BP directly proportional to M, means BP increases when M increases, when BP decreases when M decreases. अल्कोहल और फिनॉल का मास अगर बढ़ेगा तो अल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अल्कोहल फिनॉल का मास अगर घटेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा, घटते चला जाएगा। क्लियर? नाउ द सेकंड टॉपिक, इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड साइज। हाउ कैन डिपेंडेड द बॉइलिंग पॉइंट ऑन साइज। क्या साइज पे भी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। साइज पे भी क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। When increase in size, then the boiling point also भी increases। जैसे इसे साइज इंक्रीज करता है, how can increase the size? तो जैसे इसे साइज इंक्रीज करते जाएगा then after boiling point also be increases, means that's boiling point of alcohol and phenol, this is also be directly proportional to the size। आपका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनॉल का साइज के ऊपर भी क्या होगा, डिपेंड करेगा, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है व्हेन बीपी इंक्रीजेज, व्हेन जब क्या होगा, साइज इंक्रीज, मीन्स बीपी बढ़ेगा कब, जब साइज बढ़ेगा, बीपी घटेगा कब, जब साइज क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो मीन्स मास और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अल्कोहल और फिनॉल का क्या, बॉइलिंग पॉइंट। द थर्ड फैक्टर्स वी डिस्कस अबाउट द ब्रांचिंग। तीसरे फैक्टर्स पे आते हैं जिसका नाम क्या है, ब्रांचिंग होने वाला है। तो क्या ब्रांचिंग पे कैसे डिपेंडेंट करता है? तो ब्रांचिंग पे डिपेंडेंट करता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग समझने से पहले एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल करके एक क्वेश्चन है।
उस एग्जाम्पल समझते हैं कैसे बॉइलिंग पॉइंट्स के क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड होते हैं। तो कहता है देयर द 3 कंपाउंड्स विच इज कॉल्ड द CH3OH, CH3CH2OH एंड CH3CH2OH। 3 कंपाउंड्स हैं जिसमें एक CH3OH है, दूसरा CH3CH2OH है, तीसरा जो है CH3CH2CH2OH है। ये तीनों कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, अरेंज करना है। तो तीनों कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज किया गया है, जिसमें पहले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, पहले से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, दूसरे का, और दूसरे से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है किसका, तीसरे का। मीन्स फर्स्ट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सेकंड का, सेकंड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, थर्ड का। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट जो कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड से बिगर साइज है किसका, सेकंड कंपाउंड का, और सेकंड कंपाउंड से बिगर साइज है किसका, थर्ड का। मीन्स क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। या ये भी बोल सकते हो कि फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन का नंबर 1 है, सेकंड कंपाउंड में कार्बन का नंबर 2 है, थर्ड कंपाउंड में कार्बन का नंबर क्या है, 3 है। तो फर्स्ट कंपाउंड में 1 कार्बन का मास ऐड होगा, सेकंड कंपाउंड में 2 कार्बन का मास ऐड होगा, थर्ड कंपाउंड में 3 कार्बन का मास ऐड होगा। तो सबसे ज़्यादा मास जिसका होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका मास सबसे कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसलिए सबसे कम मास होगा फर्स्ट का, मीन सबसे कम साइज भी होगा किसका, 1 का, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 का। 1 से ज़्यादा मास होगा 2 का, क्योंकि 2 कार्बन का वेट ऐड होगा। तो जब इससे ज़्यादा उसका मास हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट 1 से ज़्यादा होगा, इसलिए 1 से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 2, और सबसे ज़्यादा मास होगा 3, क्योंकि 3 कार्बन का वेट ऐड होगा, इसलिए वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा मास होगा, सबसे बड़ा साइज होगा। इसलिए फर्स्ट का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा सेकंड का, और उससे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का। दैट इज द डिस्कस। काफी इजी है। 3 फैक्टर्स है, आप देख लो, मास फैक्टर लग रहा है, साइज फैक्टर लग रहा है, ब्रांचिंग लग रहा है। अगर सबका मास सेम हो जाए, सबका साइज सेम हो जाए, वहां पे ब्रांचिंग फैक्टर घुसेगा। ठीक है, अगर मास सेम नहीं हो रहा है तो पक्का है कि वहां पे मास फैक्टर, अगर मास सबका डिफर हो रहा है तो आप मास फैक्टर लगा लो। जहां मास फैक्टर लगेगा वहां साइज फैक्टर ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो मास फैक्टर और साइज फैक्टर दोनों एक साथ चलेंगे। ब्रांचिंग फैक्टर कब आएगा, तो ब्रांचिंग फैक्टर तब आएगा जब मास और साइज दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब हमारा ब्रांचिंग फैक्टर आएगा। ब्रांचिंग वाले क्वेश्चन पे हम आएंगे, आप देखोगे ब्रांचिंग वाला भी आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड टॉपिक पे आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग पे कैसे डिपेंड करता है। तो ब्रांचिंग पे बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली डिपेंड करता है। मींस व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ठीक है, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, अगर ब्रांचिंग डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अपोजिट है, एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा। एक इधर से इंक्रीज कर रहा है, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो ब्रांचिंग क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो, तो ब्रांचिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दो आपके कंपाउंड्स हैं, एक है ए जो कि एक नॉर्मल ब्यूटेन है, और दूसरा एक कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन है। दोनों ब्यूटेन के क्या आइसोमर है, तो दोनों के मोलिकुलर फार्मूला सेम होंगे। जब दोनों के मोलिकुलर फार्मूला सेम होंगे तो मास भी सेम होगा, ठीक है, और दोनों के जब मास सेम होंगे तो साइज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों के जब मास सेम होंगे तो साइज भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो, जब दोनों का मास सेम है, ठीक है, तो मास वाला फार्मूला तो यूज नहीं होगा। जहां पे मास वाला फार्मूला यूज नहीं होगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पे क्या है, तो जो नॉर्मल ब्यूटेन है वो बिल्कुल स्टेट है। नॉर्मल ब्यूटेन बिल्कुल क्या है, स्टेट है। और जो आपका आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में क्या है, एक ब्रांचिंग है। तो जब ब्रांचिंग बढ़ गई, आइसोब्यूटेन में क्या हो गया, ब्रांचिंग आ गया। तो जब आइसोब्यूटेन में ब्रांचिंग आ गया, तो जब ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए ए और बी में, ए का बॉइलिंग पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ए में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, बी में क्या है, ब्रांचिंग है। तो ड्यू टू ब्रांचिंग, सेम मास सेम साइज रखने के बावजूद भी दोनों के क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रांचिंग। इसलिए यहां पर बी से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ए का, ड्यू टू वाई, तो ड्यू टू बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, क्योंकि बी में ब्रांचिंग है, ए में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। Clear? So that is the topic which are related with the simple questions and some theories which are related to the boiling point. Now you see that a questions which are related to your NCERT. अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इसी टॉपिक से है और आपके NCERT का क्वेश्चन है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना क्वेश्चन देखिए कि आपसे एग्जाम में बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। That is the questions which related your NCERT book. ये आपका क्वेश्चन NCERT से लिया गया है। चलिए हम इसे अरेंज करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट।
इसे बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो देयर फर्स्ट इज दैट, पहला जो हमारा है ए है, ये ए हमारा है, दैट इज कॉल्ड पेंटेन 1-ऑल, दैट इज पेंटेन ऑल 1-ऑल। दिस इज CH3 CH2 CH2 CH2, दिस इज 4 एंड CH2OH। ये क्या हो गया हमारा, पेंटेन 1-ऑल हो गया। नाउ द सेकेंड इज दैट बी, ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल, लाइक CH3 CHOH CH2 CH3। सबका आप क्या करो, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, जितने दिए गए हैं सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो पहले। नाउ सी इज दैट, तीसरा क्या है, इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, लाइक CH3 CH2 एंड दिस इज OH, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। नेक्स्ट इज दैट D, D is that propane 1-ऑल, this is propane 1-ऑल, this is CH3 CH2 CH2OH, this is called propane 1-ऑल। and now E is that methanol, methanol, like CH3OH। ये हमारे 5 क्या हो गए, 5 इंपॉर्टेंट्स हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए जो हमारे कंपाउंड्स के दिए गए हैं। अब देखो हमें इसे अरेंज करना है, तो आपको पता है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है BP जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, M होता है। और या फिर आपका BP जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज होता है। और आपका तीसरा फैक्टर्स है कि जो आपका BP है वो BP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ब्रांचिंग है। ये आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं, 3 फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपको 3 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स, मास और साइज, पहले आपको ध्यान देना है कि जहां पे पहले मास का डिफरेंसेस और साइज के डिफरेंसेस देख लेना है। जहां पर मास और साइज दोनों इक्वल हो जाए तो वहां पे आपको क्या करना है, थर्ड फैक्टर का यूज करना है, दैट इज कॉल्ड द ब्रांचिंग। पहले आपको देख लेना है कि मास और साइज का ऑर्डर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आप अगर मास का ऑर्डर देखो तो सबसे कम मास किसका होगा, E का, सबसे कम मास किसका होगा, E का। क्यों, क्योंकि इसमें 1 कार्बन का मास ऐड होगा, ठीक है। या फिर सबसे छोटा साइज किसका होगा, E का। तो मास भी सबसे कम हो रहा है, साइज भी सबसे कम हो रहा है। तो जिसका मास सबसे कम और जिसका साइज सबसे कम वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। इसलिए इसका अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हो ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप इसका ऑर्डर लिखते हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला यूज करते हैं। तो सबसे छोटा सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बोलो E का। क्यों आएगा E का, अपने मन से सर बोल रहे हो, नहीं मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप खुद से देखो ना। मास भी सबसे कम होने वाला है, साइज भी सबसे कम होने वाला है, 1 कार्बन का मास ऐड होने वाला है। और देख रहे हो साइज भी क्या है, काफी छोटा है क्योंकि 1 कार्बन है, ठीक है। तो 1 कार्बन का साइज और 1 कार्बन का मास है, और लोगों के पास 2 कार्बन है, किसके पास 3 है, किसी के पास 4 है। तो मास भी कम, साइज भी कम, इसलिए सबसे कम साइज इसी का, सबसे मास कम इसका। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट भी किसका, E का। अब आते हैं E से ज्यादा मास किसका होने वाला है, E से ज्यादा मास किसका होने वाला है, तो E से ज्यादा मास किसका होने वाला है, C का। E से ज्यादा मास किसका होने वाला है, C, क्योंकि यहाँ मिथेनॉल है और यहाँ पे 2 कार्बन का मास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसलिए इससे E के रिस्पेक्ट में आपका C का जो मास होगा ज्यादा होगा, मींस साइज भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए E के रिस्पेक्ट में C का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो E से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, C का। E से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, C का। अब आते हैं 2 खत्म। अब आते हैं इससे ज्यादा, मींस C से ज्यादा मास किसका है, तो C से ज्यादा मास किसका है, तो C से ज्यादा मास किसका है, प्रोपेन 1-ऑल का है। क्योंकि इथेनॉल में 2 कार्बन है और प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो C के रिस्पेक्ट में क्या होगा, C के रिस्पेक्ट में D का मास सबसे ज्यादा होगा, C के रिस्पेक्ट में D का मास क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए C के रिस्पेक्ट में D का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए C से ज्यादा किसका हो जाएगा, D का। C से ज्यादा किसका हो जाएगा, D का। अब हम आते हैं यहां पर। अब हम देखते हैं कि इसके बाद से आगे प्रोसीड करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो अब आते हैं कि आपका प्रोपेन 1-ऑल मींस D से ज्यादा मास किसका है, D से ज्यादा मास किसका है। जब D से ज्यादा मास आप देखोगे तो किसका होने वाला है, तो D से ज्यादा मास होने वाला है किसका, ब्यूटेन 2-ऑल का। क्यों, क्योंकि यहां देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और प्रोपेन 1-ऑल के पास कितने कार्बन है, 1 2 3। तो आपका D से ज्यादा मास किसका होने वाला है, B का। मींस D के रिस्पेक्ट में B का साइज भी ज्यादा होने वाला है। ये भी है ना
कि आपका डी के रिस्पेक्ट में बी का साइज भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि कार्बन भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, तो जिसका साइज बड़ा, मास ज्यादा, उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसलिए डी से ज्यादा किसका हो जाएगा, तो डी से ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बी का, और फिर जो बचा किसका, सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का। तो दैट इज द सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल इसलिए लगा क्योंकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, और वो कंसेप्ट किसका है, तो 3 फैक्टर्स याद रखो। पहले मास और साइज लगाओ, मास और साइज इक्वल हो जाए, मींस मास सेम हो जाए तो समझ लो कि साइज भी सेम हो जाएगा। और फिर अगर वहां पर आप दूसरे फैक्टर का वहां पे यूज करो, क्या, ब्रांचिंग फैक्टर, पक्का है कि वहां ब्रांचिंग फैक्टर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब ब्रांचिंग फैक्टर में देख लो, जिसमें ब्रांच ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और जिसमें ब्रांच नहीं होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज हाई। That's related with your boiling point questions. Now, the second theory is simple theory. एक छोटा सा नोट्स है, आप याद रखोगे उस नोट्स को। नोट्स ये होने वाला है कि the boiling point of alcohol with comparable molecular masses from other compound. अल्कोहल या फिनॉल, ठीक है ना, जिसका मास दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या हो, कंपेरेबल, बराबर हो, मतलब इक्वल, लगभग इक्वल क्या हो, बराबर हो। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक से समझो। अगर एक तरफ मान लो कि तुम्हारे पास हेलो अल्केन है और एक तरफ तुम्हारे पास अल्कोहल है, और तब कंपेयर करके बोला जाए कि बताओ अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि हेलो अल्केन का, तो हमेशा आप बोलना कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट किसी भी एटलीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होता है, जनरली ज्यादा होता है, लाइक हेलो अल्केन से, कीटोन से, एल्डिहाइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, आपका आमीन से, किसी से भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, हाई होता है, विथ देयर कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। अगर मासेस में ज्यादा का डिफरेंसेस ना हो तो कभी भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा होगा। कहता है क्यों, तो क्यों के लिए आप इसका नोट देखो। नाउ नोट इज दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल is always higher than other organic compounds like haloalkane, haloarine, ether, ketone, aldehyde, amine, etc. with comparable molecular masses, because alcohol form intramolecular hydrogen bonding, means H bonding। इसका रीजन ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है अल्कोहल या फिनॉल का, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं अल्कोहल या फिनॉल्स, ये एक मोलिक्यूल्स का अल्कोहल का एक मोलिक्यूल्स अपने जैसे किसी दूसरे मोलिक्यूल्स के साथ आपस में ही क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, हायर होता है, जिसके लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर खर्च करना पड़ता है उसको वेपराइज करने के लिए। इसलिए आपके अदर कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में अल्कोहल और फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल से देखो कैसे इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बना रहा है। जैसे लाइक ROH, ये हमारा एक अल्कोहल का मोलिक्यूल्स हुआ, ये अल्कोहल का मोलिक्यूल्स का H किसी दूसरे अल्कोहल के मोलिक्यूल्स के O, आपको पता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है,
ये आपको पता होगा ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक 3 फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसी दूसरे मोलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी बॉन्ड का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? तो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई है। तो देखो यहां पे क्या होगा? एक अल्कोहल का मोलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मोलिक्यूल के साथ क्या किया? यहां पे जो डॉटेड है दैट इज कॉल्ड H बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। फिर दूसरा अल्कोहल मोलिक्यूल्स का H, ये दूसरा अल्कोहल मोलिक्यूल्स का जो यहाँ पे क्या है? H है। ये H क्या करेगा? किसी दूसरे अल्कोहल मोलिक्यूल्स के O के साथ क्या कर लेगा? यहाँ से क्या कर लेगा? तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। ऐसे करके सारे मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे? H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और जब ये सारे मोलिक्यूल्स आपस में H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इसी वजह से अल्कोहल के जो मोलिक्यूल्स होंगे वो काफी क्लोजली बॉन्डेड होंगे, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे। और ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और इसी वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अदर मोलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्राइटेरिया फिनॉल में भी क्या होता है? फुलफिल होता है। अगर फिनॉल की बात करते हो तो फिनॉल में भी सेम ऐसे ही होता है। वहां क्या होता है? एक फिनॉल का मोलिक्यूल, जैसे ये देखो एक फिनॉल का मोलिक्यूल है, ये हमारा फिनॉल हो गया। तो एक फिनॉल का मोलिक्यूल दूसरे फिनॉल के, ठीक है ना, दूसरे फिनॉल के, ठीक है, दूसरे फिनॉल के O के साथ, जैसे एक फिनॉल का H जो है वो दूसरे फिनॉल के O के साथ क्या कर लेता है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। यहां पे क्या करेगा? H बॉन्ड बनाएगा, फिर इसका O, फिर आगे बनाते जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, दैट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इज मच हायर देन एल्डिहाइड, मच हायर देन कीटोन, मच हायर देन एमीन, मच हायर देन क्या? ईथर, एंड ऑल्सो द हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन। That is the simple concept and the very very important concept about the boiling point of alcohol and phenol. ठीक है, now we discuss about the next topic which is called the density factors. डेंसिटी क्या होने वाला है भाई? डेंसिटी काफी इजी है। डेंसिटी का तो एक ही डिफिनेशन ही है, क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, उसी से डिटरमाइन हो जाएगा। डेंसिटी से ऐसे क्वेश्चंस काफी कम आते हैं, बट फिर भी टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। आपको पता है कि मैं टोटली आपको एनसीईआरटी ही क्या करता हूँ? फॉलो करके लेके चलता हूँ, क्योंकि आप कितना भी मोटा मोटा किताब पढ़ो, बिना एनसीईआरटी आप कभी भी आगे सक्सेस नहीं कर सकते हो। हम मोटी किताबों के फेरे में पड़ जाते हैं और हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वही हम छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए आप मोटी किताब भी पढ़ें, लेकिन मोटी किताब से पहले वो हम क्या करें? वो उस कुंजी को जरूर पढ़ें जिस कुंजी के थ्रू अपने सक्सेस को गेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए डेंसिटी देखिए। डेंसिटी क्या होने वाला है भाई? कुछ नहीं होने वाला है सर, आप एक बार बता दो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है? तो वही होने वाला है कि यहाँ डेंसिटी क्या करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के। मीन्स अगर D इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा? जब क्या करेगा? M क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। D कब इंक्रीज करेगा? जब M इंक्रीज करेगा। D इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? V के। मीन्स D, ठीक है, D डिक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा? जब वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये दो फैक्टर्स है, यही दो फैक्टर्स याद रहो। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इक्वेशन सेकंड रखो कि अगर किसी भी अल्कोहल का जैसे जैसे मास इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे उसका क्या होते जाएगा? डेंसिटी इंक्रीज करते जाएगा। वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होते जाएगा? इंक्रीज करते जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास लाइक CH3OH हो, C2H5OH हो एंड C3H7OH हो, और इसको अरेंज them according to density in
इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना हो, अरेंज करना हो, तो इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो कि डेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। तो क्या होगा बताओ, फर्स्ट जो होगा CH3OH, इसमें 1 कार्बन का मास ऐड होगा, सेकंड वाले में 2 कार्बन का मास ऐड होगा, थर्ड वाले में 3 कार्बन का मास ऐड होगा। तो जिसका मास कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसलिए सबसे कम मास है A का, उससे ज्यादा मास है B का, और सबसे ज्यादा मास है किसका, C का, क्योंकि C में 3 कार्बन का मास, और C2H5 में 2 कार्बन का मास, और CH3 में क्या 1 कार्बन का मास। OH सब में क्या है, कॉमन है, इसलिए OH के मास में हम डिफरेंसेस नहीं कर सकते हैं, हम कार्बन के मास से डिफरेंसेस कर लेंगे। इसलिए सबसे कम मास होगा A का। अगर मास ऑर्डर देखो तो मास का ऑर्डर अगर लिखते हो तो मास ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे कम मास A का, उससे ज्यादा मास B का, और उससे ज्यादा क्या होगा, C का। और हम क्या जानते हैं, D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मींस D बढ़ेगा कब, जब मास बढ़ेगा। इसलिए डेंसिटी ऑर्डर क्या होगा, तो डेंसिटी ऑर्डर होगा जो हमारा मास का ऑर्डर आएगा, इसलिए A से ज्यादा B और B से ज्यादा क्या होगा, C होगा। क्लियर, दैट इज द टॉपिक विच आर रिलेटेड फॉर द सिंपल, छोटा टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी से क्वेश्चंस आते नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जानना था कि डेंसिटी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ठीक है। देन आफ्टर कम्स इनटू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्युबिलिटी, तो बात आती है, इज अल्कोहल सॉल्युबल और नॉट, क्या अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल हो या चाहे फिनॉल हो, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वो अल्कोहल और जो फिनॉल है वो वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि अल्कोहल या फिनॉल वाटर के साथ क्या करते हैं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिपेयर होगा करेगा वो वाटर में क्या होता है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रिपरेशन करते हैं, वो जनरली वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो अल्कोहल और फिनॉल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए अल्कोहल और फिनॉल वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सो सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी जनरली अल्कोहल एंड फिनॉल are soluble in water because alcohol and phenols molecules forms intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। कैसे करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में और CBSE के एग्जाम में सबसे बड़ी बात है कि जिस समय PMT हुआ करता था, उस PMT में पूछ दिया था कि हाउ मच अल्कोहल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। अल्कोहल का एक मोलिकुल्स वाटर के एक मोलिकुल्स के साथ, ठीक है ना, अल्कोहल का 1 मोलिकुल्स कितना वाटर के मोलिकुल्स के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अल्कोहल का एक मोलिकुल्स वाटर के कितने मोलिकुल्स के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। मींस हाउ मच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय द 1 मोलिकुल्स ऑफ अल्कोहल विथ वाटर। एक अल्कोहल का मोलिकुल्स वाटर के कितने मोलिकुल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसके लिए आप एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड का, अल्कोहल कैसे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो वाला स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए। देखो लाइक ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये हमारा हो गया ROH, इसके पास लोन पेयर है। अब देखो इसका H क्या करेगा, किसी दूसरे वाटर मोलिकुल्स के, ठीक है, सॉरी यहां देखो इसका H क्या करेगा, वाटर मोलिकुल्स के O के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो यहाँ ऑक्सीजन है। और अल्कोहल का H
और वाटर का O आपस में मिलकर क्या कर लेगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना, फिर क्या होगा, अल्कोहल का जो O है, अल्कोहल का जो O है, ये अल्कोहल का O किसी दूसरे वाटर मोलिक्यूल्स के H के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो फिर देखो अब क्या मिल गया, अब यहां से क्या मिला, अल्कोहल ने अपना O प्रोवाइड कर दिया क्या करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे अल्कोहल का O काम में आ गया और वाटर का H काम में आ गया, सो दैट कैन फॉर्मेशन ऑफ। अभी तक कितना बना लिया, 2। तो यहाँ से एक लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। फिर अभी इसके पास एक और लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये फिर से क्या करेगा, अपना O का 1 लोन पेयर दे देगा किसी दूसरे वाटर के H के साथ क्या करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, मीन्स 1 अल्कोहल। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक ये बताया है, ये जरूर याद रखना, दैट इज 1 अल्कोहल मोलिक्यूल्स फॉर्म 3 H बॉन्ड विथ वाटर। अल्कोहल का एक मोलिक्यूल्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करता है, वाटर के साथ क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। वाटर का एक मोलिक्यूल्स अपने से 4 वाटर मोलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। याद रखना कि वाटर का एक मोलिक्यूल्स अपने 4 वाटर मोलिक्यूल्स के साथ वाटर के सॉल्यूशन में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और अल्कोहल का 1 मोलिक्यूल्स वाटर के सॉल्यूशन में, अल्कोहल का एक मोलिक्यूल्स वाटर के 3 मोलिक्यूल्स के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रिपरेशन करता है। सो आप देख सकते हो कि जो इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता होगा, और इंटर नाम क्यों पड़ा, इंटर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 2 डिफरेंट मोलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनता है। जब एक ही मोलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उसका नाम क्या है, इंट्रामोलिकुलर। और जब 2 डिफरेंट मोलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उसको क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर। जैसे 2 होता है ना, इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब 2 डिफरेंट स्कूल के बीच कंपटीशन हो रहा है तो इंटर स्कूल। इंट्रा स्कूल कंपटीशन मतलब एक ही स्कूल में अगर आप ही के स्कूल के डिफरेंट क्लासेस के बीच कंपटीशन हो रहा है तो इंट्रा स्कूल कंपटीशन। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा हो गया H बॉन्ड, एक ये हमारा हो गया H बॉन्ड, और ये एक हो गया हमारा H बॉन्ड। तो ऐसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के यहाँ क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसलिए वाटर में जनरली क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। तो दैट इज द टोटल डिस्कशन ऑफ योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड ऑल्सो फॉर द फिनॉल। सेम ऐसे ही क्राइटेरिया फिनॉल के साथ भी क्या होगा, फुलफिल होगा। फिनॉल भी क्या करेगा, तो जैसे ये वाटर के साथ बॉन्डिंग कर रहा है वैसे वो भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या करेगा, फॉर्मेशन करता है। दैट इज द टोटल कंप्लीट ऑफ योर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया। आप अपने पास जो भी बुक्स रखते हो, पहले तो आप एनसीईआरटी का और भी क्वेश्चन जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हैं वो उससे सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्विटी के कंसेप्ट से जो क्वेश्चन हैं कि वाई अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिपेयर करता है, वो ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके बुक्स जितने आप बुक्स रखते हो उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। फर्स्ट प्रियोरिटी एनसीईआरटी की, पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व करो, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से आप लगे रहो यार, ठीक है। और जितना ज़्यादा कॉपरेशन हो सकेगा मैं आपको देने के लिए हमेशा से साथ में हूँ ही, ठीक है। और जिस तरह से आपका सपोर्ट मिल रहा है वो मेरे लिए भी और मेरे चैनल के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये चैनल मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि ये चैनल पे मेरे अकेले काम करने से नहीं था, आपने सपोर्ट किया और आप अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मेरे आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप अपने 4 फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और उन्हें जब अच्छे लगेंगे तो वो और भी हमारे चैनल पे आएंगे, तो आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ रहेंगे और धीरे धीरे चैनल एक्सटेंड होते जाएगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।